अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक। तो दुनिया में पाकिस्तान उन सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल हमारा मुल्क सैलाब, बेमौसमी बारिशों, तूफ़ान और स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि लाहौर में बहुत सी बारिशें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आलूदगी की शरह है उसमें कमी नहीं आई और लाहौर एक बार फिर से दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर खड़ा है। माहिरीन के मुताबिक जुलाई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से बढ़ना शहरियों के लिए मुज़र सेहत होता है। स्मोक अमूमन मौसम सरमा में होती है। जुलाई के महीने में स्मोक का होना महकमा माहौलियात की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। दूसरी जानिब NDMA ने मानसून की हालिया बारिशों की तबाहकारियों की भी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में बारिशों में सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं। जून जुलाई की इन बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 173 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। NDMA की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से 1485 घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 475 मवेशी सैलाब में बह गए हैं। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। कई शहरों में फ्लड अलर्ट भी जारी किए गए हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही भी हैं। माहिरीन ये बता रहे हैं कि इन मौसमियाती तब्दीलियों से बचने का वाहिद हल दरख्त लगाना है और जंगलात की तादाद में इजाफा करना है। तो ये हुकूमत वक्त का काम है कि उन्हें इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। JUI वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, पाकिस्तान फिर लहू लहू। चीनी नायब वजीर आजम का दौरा है पाकिस्तान, CPAC मजीद बुलंदियों की जानिब जाने को तैयार। रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई, वालिदैन को खदशा, जहर दिया गया। और क्या AI टेक्नोलॉजी लोगों की नौकरियां खा जाएगी? गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ और इसके नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। यह धमाका वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नावागी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला हक्कानी भी शामिल हैं। इस धमाके के फौरन बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि धमाके की नौयत के हवाले से अब तक मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। RPO नासिर सत्ती का कहना है कि बाजोड़ धमाका खुद कुछ धमाका लगता है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। धमाके की जगह से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरवरा मौलाना फजलुर रहमान ने बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा भी उन्होंने किया है, जबकि वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर यह पैगाम दिया है कि दहशतगर्द हम सब के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शदीद अल्फाज में इन वाक़यात की मज़म्मत की है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। कयूम बताइएगा, अभी सामने आ रही हैं, क्या मालूम हुआ है, किसने ये किया है, क्या किसी तंजीम की जानिब से जिम्मेदारी ली गई अभी तक? देखिए जी, जो ताज़ा तरीन मालूमात है तो जो बाजोड़ में JUI वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ है, तो उसमें BDU जो ज़राए है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल की है, जिसके मुताबिक ये जो हमला था ये खुदकुश था और इसमें तकरीबन 10 से 12 किलो जो हाई एक्सप्लोसिव मवाद है उसका इस्तेमाल किया गया था। और इस जो जाए वक़ुआ है वहाँ से बॉल बेरिंग भी जो है वो बरामद हुए हैं और इस हवाले से पुलिस की जो है वो मजीद तफ्तीश जारी है। अगर जख्मियों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 110 से ज़ायद जो जख्मी है वो अभी भी पेशावर, CMH, लीडिंग हॉस्पिटल, तेमरगरा हॉस्पिटल और खार बाजौर जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें ज़ेर इलाज है। पेशावर की लीडिंग अस्पताल में तकरीबन 15 जो जख्मी है उसको लाया गया है, जिसमें एक जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताया जा रहा है। इसी तरह तेमरगरा में भी तकरीबन 40 के करीब जो जख्मी है वहाँ पर जेर इलाज है। और बाजौर में
40 जो अफराद है जख्मी, वहाँ पर उसकी इलाज जारी है। इसी तरह अगर हम शहदा की बात करें तो अभी तक जो डिटेल सामने आ रही है, तकरीबन 43 अफराद जो है वो इसमें जाम बहक हो गए हैं। और रेस्क्यू जराए के मुताबिक कई ऐसे जो जख्मी है जिसकी इलाज जारी है मुख्तलिफ अस्पतालों में, उसके तकरीबन 20 ऐसे लोग होंगे जो इसकी हालात जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा जी, ये जो वाक़या पेश आया है इसमें जो JUI के जो मकामी अमीर था, तहसील खार का जो अमीर था ज़ियाउल्लाह, वो भी जो है उसमें जाम बहक हुआ है। और इसके अलावा तहसील नवागे का जो जनरल सेक्रेटरी था JUI का, उसकी भी जो है जाम बहक होने की इतलात है। अच्छा, बच्चे भी इसमें जख्मी हुए क्योंकि इस हवाले से एक वीडियो जो है वो धमाके के वक्त की एक वीडियो सामने आई है मंजर आम पर, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो जलसे का जो मेहमान खुसूसी था JUI फाटा का जो अमीर, वो मौजूद था, तो उसके लिए वेलकम किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी कि इसी दौरान जो है स्टेज के बिल्कुल करीब एक जोरदार जो है वो धमाका हुआ है, जिसके बायस वहाँ पर उस वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे भी जो है उसमें कोई शरबत और आइसक्रीम, बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं। कहीं बताइएगा, जिस जगह ये वर्कर्स कन्वेंशन था, क्या CCTV मॉनिटरिंग वहाँ पर थी? वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे? वो फुटेजेस जो मुकम्मल तौर पर हैं दाखिली रास्तों पर, खारजी रास्तों पर, क्या वो अभी तक सामने आई हैं? अभी तक कोई खुदकुश धमाका जो जिसने किया, जिस शख्स ने, उसके हवाले से कोई डिटेल सामने आई हो? देखिए जी, ये इलाका है बाजोड़ का सदर मकाम खार, और खार का एक गाँव है शंडे मोड़। तो इसी मकाम पर ये वर्कर कन्वेंशन था। तो इस हवाले से ये कहना कबल वक्त होगा कि वहाँ पर CCTV फुटेजेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे आसानी हो कि ये किस तरह हुआ है। और इस हवाले से रात को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने भी मीडिया से बात की, जिनमें उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हम तहकीकात करेंगे कि आया जो वर्कर कन्वेंशन था इसके लिए इजाज़त के लिए जो है NOC पहले से लिया था, सिक्योरिटी के लिए जो है पुलिस को बताया गया था, अगर बताया गया था तो उस पर सिक्योरिटी थी या नहीं थी। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि इंक्वायरी की जाएगी। और अभी तक जो है इस हवाले से कोई ऐसे इतलात जो है मुसद्दक सामने नहीं आए कि इस वाक़े में कौन मुलविस है और किसने जो है ऐसा को किया है। जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकाम है, हुकूमत है, उनने भी इस हमले की जो है वो शदीद मजम्मत की है। ठीक है, कहीं बताएगा, अभी तक इतलात यही मौसूल हो रही थी कि 200 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं। उनमें से कितने लोगों की हालत नाजुक है? अगर हम अस्पतालों में इंतजामात की बात करें, इंतजामात किस तरह के हैं? अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है? क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि KP में या बलूचिस्तान की अगर बात करें तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बिल्कुल, जो ये वाक़या पेश आया तो खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान सूबाई वजीर है, उन्होंने तेमरगरा हॉस्पिटल, पेशावर हॉस्पिटल और मोहम्मद और बाजौर के अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और जितने भी पहले से जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए जो इंतजाम होते हैं वो अब बराबर किए, और जो अमला है उसको अलर्ट किया गया। जो जख्मी है वो ज्यादातर जो है वो जो उससे एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है दीर का जो हेडक्वार्टर है तेमरगरा, वहाँ के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और वहाँ बाजौड़ में जो खार हेडक्वार्टर अस्पताल है उसमें भी ज़ेर इलाज है। तकरीबन बताया जा रहा है कि इसमें 20 से 25 ऐसे जख्मी होंगे जिसकी जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पेशावर रीडिंग के जो तर्जुमान मोहम्मद आसिम, उससे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पहले मरहले में 5 जख्मियों को लाया गया, फिर रात गुजर हुए वो तकरीबन मजमूई तौर पर अब जो है उसमें तकरीबन 15 जो जख्मी है वो पेशावर के रीडिंग अस्पताल लाया गया। इसी तरह आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है तकरीबन 10 के करीब जो जख्मी है वो पेशावर के CMH लाए गए हैं, जहां पर जख्मियों की तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और
जो वज़ीर आला है निगरान मोहम्मद आजम खान, उन्होंने भी। ठीक है कयूम, ये बताएगा क्या ये कंफर्म हो चुका है कि वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से कोई एनओसी नहीं लिया गया था, पुलिस से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई थी? देखिए जी, ये बात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही थी कि इसके हम तहकीकात करेंगे कि अगर कन्वेंशन के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी सिक्योरिटी के हवाले से या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस हवाले से, और उसके बावजूद अगर उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई तो फिर इस हवाले से तो जरूर बात किया जाएगा। ये गवर्नर रात को मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उसी दौरान उन्होंने यही कहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल करीम आफरीदी। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजोड़ में, जहां जी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था और इत्तलात अभी तक यही मौसूल हुई है कि तकरीबन 43 के करीब अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। हम तमाम इसकी मजम्मत भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सलार के खिलाफ साजिश थे और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो तैयारी की गई है इस साजिश के जो सरगना हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फ़ौजी और उनके ख़ानदान के अफराद शामिल थे। इस साजिश करने वालों की कोशिश ये थी कि फ़ौज का तख्ता उलट दिया जाए और 9 मई की साजिश करने वाले पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। मुद्दत ख़त्म होने से पहले असम्बलियाँ तहलील करें की समरी सदर को भेज दी जाएगी। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की भी स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक कर दी गई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और JUI समेत इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है वहां मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जबकि वज़ारत उज़्मा के हवाले से शहबाज शरीफ ने वाज़े किया है कि अगर नून लीग इलेक्शन जीती तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। फिर गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में पेश आया जिसमें दर्जनों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और उधर चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग भी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इसे जानना चाहेंगे जो अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में पेश आया है, सख्त इक़दाम किए गए हैं, अफ़गानिस्तान को भी पैगाम इस हवाले से भिजवाया गया है, लेकिन आए रोज़ हम देख रहे हैं KP में, बलोचिस्तान में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। देखें, बात यह है कि चीन के नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं और जाती हुई गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी मिल के पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पे तेजी से अमल कर रहे हैं, एक स्टार्ट ले रहे हैं और ये हमारे दुश्मनों को कभी भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो हमें यही देखना चाहते हैं कि मांगते रहें, फिरते रहें और खार होते। जी आमिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं तो सुन रहा हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे। जी आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी आवाज? जी मेरी आवाज अगर आ रही है तो देखें ना, आप वो जो पैसा लगा रहे हैं दोबारा TTP पे और इसके अंदर अफगान तालिबान की सबसे ज्यादा गलती है जो आज हुक्मरान भी हैं। आप बताएं कि 4 दहाइयों से ज्यादा हो गया अफगान महाजरीन को, मिलियंस ऑफ महाजरीन हम संभाले हुए हैं और पूरा अफगानिस्तान स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान से जो माल जा रहा है उसकी मुश्किल भी अवाम भुगत रहे हैं। यानी आटा हो, चीनी हो, गंदम हो, चावल हो, सब वहां पे स्मगलिंग के जरिए पहुंचता है जी। और यहाँ आमिर इलियास से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं
अफगानिस्तान को तल्ख पैगामात भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं रुक पा रही है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जब भी पाकिस्तान अपने माशी हालात बेहतर करने की कोशिश में नज़र आता है तो इस तरह की जो साजिशें हैं वो हमेशा से शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से अभी नायब वज़ीर आज़म, चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के लिए आए हैं तो इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं। आप सब आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको फिर क्या लग रहा है, कितना बड़ा ख़तरा है यह पाकिस्तान के लिए? जब भी पाकिस्तान हम देखते हैं ऐसी किसी सिचुएशन में आता है, मुश्किल हालात से निकलने की कोशिशें करता दिखाई देता है, तो फिर दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। जी आमिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आमिर लिहाज से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कोशिशें तो की जा रही हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है ये पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बाजोड़ में, जहाँ अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खुदकुश हमलावर उस बिल्डिंग में पहुँचा जहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन जारी था JUIFA का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। ज़ख्मियों की तादाद 200 के करीब तक बताई जा रही है। हम सब आपसे यही जानना चाहूँगा, कितना बड़ा ख़तरा समझ रहे हैं अब ये जो नई दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में है? बिल्कुल, ये आज इत्तेफाक से कोई मवासिलाती राब्ते में मुश्किल आ रही है। अगर आपको आवाज आ रही है तो बात सिंपल सी है कि इसके ऊपर पाकिस्तान को फैसला कुन इक़दाम करने होंगे। ये बातों से बात आगे नहीं बढ़ रही, हमें अमली इक़दाम करने होंगे। बॉर्डर के हवाले से, अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से जो साबका वज़ीर आज़म ने किया कि जी वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमें वो तालिबान ने कहा कि आप वापस ले लें, तो भाई अपने अफगानिस्तान के महाजरीन को भी वापस ले लें, यहां से निकालें इनको, ब्रेक लगाएं लोगों में। यहां पे फिर एक नई बातचीत होनी चाहिए। ये जो हम पे हमले होते हैं उस पे आलमी आबादी खामोश हो जाती है। एक आधे सिफारत खाने से, UN की एक स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलता कि जब वहां पे वो लोग रह रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं TTP के लोग, और यहाँ पे हमले कर रहे हैं। उनकी सहूलतकारी पहले बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इंडिया कर रहा था, मैं नहीं समझता कि आज भी वो नहीं कर रहा, क्योंकि इन लोगों को ये रास नहीं आता कि पाकिस्तान किसी माशी बेहतरी के रास्ते पे चले। वो हमें उलझाए रखना चाहते हैं, और खुद तो जाहिर है वो आगे जा चुके हुए हैं। हमारी पॉलिसियां हमारे गले पड़ चुकी हुई हैं आज। तो बिल्कुल जहां हम एक तरफ एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी नई पॉलिसियां बना रहे हैं, वहां हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी असर नौ देखना चाहिए। खासतौर पे ये जो भाईचारे के नाम पे पाकिस्तानी कौम खार हो रही है, दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, फूड की कमी का शिकार हो रही है, जिसके ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, तो ये रास्ता स्मगलिंग का रोकने का बड़ी जरूरत है। वरना उनसे कहें कि जी इनको खत्म करें वहां पे, या अपनी कैद में रखें। क्योंकि ये कह देना कि जी ये हम इनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर काम करते रहे पहले अमरीकियों के खिलाफ, और TTP पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही है। तो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उन्हें बड़ा खुल के सामने आना होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं रही बात कि आप इनके वहां सहूलतकार बने रहे और ये यहाँ पे हमें धमकाते रहें। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इससे बात आगे जानी चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ जो बयानात है कि देते रहे कि जी ये देखें ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं। आर्मी चीफ ने भी बयान दिया, वजीर दिफा ने भी बयान दिया, काफी हो चुका, अब इससे आगे जाना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ अरसे में ये जो दहशतगर्दी की एक नई वेव है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। कल का वाकया बहुत अफसोसनाक है, बहुत खौफनाक वाकया है, 43 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको ये लगता है कि जो इलेक्शंस हैं एक और वजह हो सकती है, इलेक्शन डिले हो सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर इस हवाले से किसी ने भी कोई फैसला लेने की कोशिश की तो ये गले पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि आप इन 2 धमाकों 4 धमाकों को रोकना जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है, कि आप इनके नाम पे इलेक्शन को डिले करेंगे। पहले ही मुल्क में बहुत तफरीक आ चुकी हुई है। साजिश नासिर ने, बैरूनी प्रोपेगेंडे ने हमारे खिलाफ जो पैसा इस्तेमाल किया है मुसल्लह अफवाज और आवाम के दरमियान में खलीज पैदा करने की, ये एक और बड़ी तफरीक हो जाएगी। और उसमें अगर सियासी जमातों ने इस तरीके से साथ ना दिया, जिस तरह आज एक PTI एक तरफ है और बाकी सियासी जमातें एक तरफ हैं, ये सारे हो गए, तो फिर क्या बनेगा? इस पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा सबको। इंतखाबात ही हल है, जीतना हारना जिसके मुकद्दर में जो होगा वो ले जाएगा, लेकिन आप सिस्टम को चलने दीजिए। इसी सिस्टम के तहत आपको रास्ता मिलेगा, क्योंकि हम टेक्नोक्रेट्स के बहुत सारे तजर्बे मार्शल लॉ की सूरत में और चीफ एग्जीक्यूटिव की सूरत में जनरल परवेज मुशर्रफ के, वो 3 साल टेक्नोक्रेट की हुकूमत थी। यहाँ पे लोगों को बेच दिया गया, उसमें पाकिस्तान के मफादात को बेच दिया गया। डॉलर जरूर आए, तो हमें वो भी नहीं चाहिए।
कि हमें चाहिए अपना रास्ता। जो आज हमारी फौजी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत ले चुकी हुई है, इस पे अमल के लिए जरूरी है कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इन चीजों को करें। जो ब्रेक लगाए उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कोई ब्रेक ना लगे, कि पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस खुराक के हवाले से, प्लान के हवाले से, जैसे यूएई, सऊदी अरब, सब लोग अब शायद इसी अगले, चूंकि आज 31 तारीख है, अगस्त के पहले हफ्ते में कुछ सरमायाकारी के मंसूबों पे बड़ी पेशरफ्त मुतवक्को है। जैसे कल मुसद्दिक मलिक ने भी कहा कि 22 अरब यूएई से और 24 अरब डॉलर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट का प्लान बना हुआ है। तो उसमें मेन तो एग्रीकल्चर और ये 4 शोबे इन्वेस्टमेंट के वाले से चुने गए हैं कि उनके अंदर आ रही है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम भी चाहिए, बिल्कुल अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम करें, इंटेलिजेंस इदारे अपना काम करें, और मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए जरूरी है कि इंतखाबात हों, नई मुंतखब। ठीक है, जिस तरह से आप भी ये जिक्र कर रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि फौजी क़यादत, सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, और यही कोशिश की जा रही है, कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए। एक इंटरव्यू शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, शबर जैदी साहब ने जो दिया है, और वो जो बातें करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई भी इदारा काम नहीं करना चाह रहा, किसी सियासतदान के बस में कुछ नहीं है, फौज नहीं काम करने दे रही, या फौज के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि आर्मी चीफ उन्हें बुला लेते हैं और पूछते हैं कि ये स्टेप्स क्यों लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ बातें ही हैं? देखें, उनकी बातें जिन वजूहात की बना पे हैं, वो बातों को देखना चाहिए। कौन कह रहा है छोड़ दें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तंबाकू वाले हैं, डीएचए के प्लाटों के ऊपर टैक्स है या ओवरऑल प्रॉपर्टी पे टैक्स है। आप जिसको नोटिस देते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बिल्कुल प्रोविंशियल इशू है, लेकिन हम बहुत सारे प्रोविंशियल इश्यूज पे मरकज में बिठा के, हमारी ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन वजारत भी इसीलिए है और मुश्तरका मुफादात की कौंसिल भी इसीलिए है। फिर आप फैसले कीजिए। ये नहीं है कि जो जितना बड़ा जमींदार है उसको तो बचत है और गरीब आदमी को आप हर तरह से जकड़ लेते हैं, उसके कर्जे भी वापस हो जाते हैं, आप जबरदस्ती लेते हैं, और बड़ा आदमी, बड़ा किसान यानी जमींदार जो है वो कर्जे माफ भी करा लेता है, इन्फ्लुएंसर भी है वो। तो यहाँ पे हमाजहत कोशिशों की जरूरत है जो आज हम करने जा रहे हैं। जो चीजें उन्होंने निशानदेही की है, आप छोड़ दें कि जनरल बाजवा ने क्या किया, उसमें साबिक स्पीकर असद कैसर ने क्या किया। इशू ये है कि जो जगह हैं, हाँ, स्मगलिंग जो बलूचिस्तान का इशू है, अगर वो सदरन कमांड के ऊपर उन्होंने बात की, इस लिहाज से मैं कहूंगा कि एक पहले निजाम बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपने लोगों को भूखा मारेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप स्मगलिंग बंद कर दें और मुतबादिल रोजगार ना दें। मैं आपको 1980 का एक स्टार्ट का वाकया सुना दूं। गुलाम इसाक खान उस वक्त जनरल जिया के साथ काम करते थे, और ये पिंडी में बाड़ा एक जगह मार्केट का नाम है, सारी जगहों पे आपको पता है कि स्मगलिंग का माल अफगानिस्तान से आया करता था और लोग पहाड़ों से लेके आ जाया करते थे। तो इन्होंने कहा जी हम सब बंद कर देंगे। तो गुलाम इसाक खान ने उस वक्त कहा कि ये जो उस वक्त हम इलाका गैर कहते थे फाटा को, जो आज एक्स फाटा हो, यहाँ आम जुबान में होता था कि इलाका गैर। उन्होंने कहा कि इलाका गैर के लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ये आपके बच्चे उठा के ले जाएंगे। तो पहले आप उनके रोजगार का बंदोबस्त कीजिए, फिर ये सारी चीजें दुरुस्त लगेंगी। तो ये बिल्कुल बात उसी तरह ही है कि आप बलूचिस्तान में रहने वालों को बिजली भी दीजिए, उनको रोजगार भी दीजिए, पेट्रोलियम की मसनूआत भी दीजिए, या फिर ईरान के साथ एक मैकेनिज्म बनाए जिसमें एक मुतवाजी माशी कुव्वत की बजाय मकामी लोगों के लिए रास्ता बने और पाकिस्तान को टैक्स मिले। आप अगर ये काम नहीं करेंगे, इधर उधर से भागते फिरेंगे, कान इधर से उधर से पकड़ते रहेंगे, तो बात इसी तरह ही चलती रहेगी। और लोगों को आप सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनका माशी इस्तेकाम होना चाहिए, फिर बात आगे चलेगी। लेकिन आमिर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभी 25 यूनिवर्सिटियां पंजाब के लिए अप्रूव की गई हैं, तो फिर हम जब दूसरे सूबों की बात करते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान की, वहां पर हमें इस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं नजर आ रही? वहां पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? फिर ये कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां तो नहीं है, ये तो आपको और हमें पता है कि चंद अराकीन मिलते हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल पे वो अपना बिल पेश कर देते हैं प्राइवेट मेंबर्स डे पे, और उसको निजी बिल के तौर पे लाया गया। और अब के एक 13 जमातों की हुकूमत है, फंसी हुई हुकूमत है, कोई डिसीजन बोर्ड ले नहीं सकती। तो ये सारे जो असेंबली के अंदर ग्रुप्स हैं, उनको मुख्तलिफ एजुकेशन ग्रुप्स के साथ मिलके सबका दायरा है कि हम ये कह सकते हैं कि मुबैना तौर पे इनको हिस्सेदारी मिलेगी उसके अंदर सहूलतकारी की वजह से। तो ये 25 यूनिवर्सिटियां दायरा बलूचिस्तान में जहां स्टूडेंट नहीं होंगे, वो आप यूनिवर्सिटियां प्राइवेट लोग तो नहीं जाके लगाएंगे, ये सारे प्राइवेट बिजनेसमैन है जो आ रहे हैं इस शोबे में कि चार्टर मिल जाएगा और एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कामयाब तजर्बा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तालीम निजी शोबे से ही ज्यादा आ रही है, लेकिन उसका एक तरीकेकार होना चाहिए था। लेकिन ये आप और हम देखेंगे कि जैसे एक दौर में
मशरूम ग्रोथ हुई मेडिकल कॉलेजेस की, कि उनकी धड़ाधड़ अप्रूवल दे दी गई, 3-3 4-4 कमरों में जनाब एमबीबीएस करा रहे हैं। इससे बहुत पहले होम्योपैथिक इस तरह ही शुरू हुई। होम्योपैथिक में कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल वो तो नहीं है, लेकिन उसमें भी गलत हुआ। फिर एमबीबीएस में हुआ। अब ये ओवरऑल यूनिवर्सिटियों के चार्टर आएंगे, वो मेडिकल भी पढ़ा देंगे, वो सब कुछ पढ़ा देंगे। इस पे गौर तो जाहिर है हुक्मरानों को करना है, हम सबको करना है कि इसके लिए एक सख्त तरीन मेयार होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके बात होनी चाहिए। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की अगर बात करें, शहबाज शरीफ ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि हालात इतने साजगार नवाज शरीफ के लिए हो चुके हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर वो चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें पाकिस्तान आना है ना, केसेस में रिलीफ मिलना है उन्हें, क्योंकि मरियम नवाज बरी हो चुके हैं, उस केस में वो भी हो जाएंगे। एक फैसला उस वक्त की अदलिया ने सहूलत। जी जी आमिर साहब, हमें सुन पा रहे हैं? आमिर इलियास राणा से एक बार फिर से रब्ता की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनना है तो उन्हें पहले वापस आना पड़ेगा। जी आमिर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आवाज मेरी अगर आपके पास आ रही है जी, तो बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको पहला तो राहदारी जमानत लेनी है और फिर केस में रिलीफ लेना है, और एक केस को या रिमांड जाना है या खत्म होना है, क्योंकि उस जज ने खुद माना कि उस वक्त उनके ऊपर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने दबाव डाल के एक फैसला लिया था। तो उसके बाद इलेक्शन लड़े, जीते। हालात मेरे हिसाब किताब में, मैं मुस्लिम लीग नून के वाले से बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बगैर बिल्कुल साजगार नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की है, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन जो महंगाई का अजाब हर आम आदमी भुगत रहा है, उससे कोई अच्छे कलमात वो अदा नहीं करता। उसके लिए अगर होप और उम्मीद होगी तो वो नवाज शरीफ होंगे। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो ये इलेक्शन लड़ने के न सिर्फ काबिल होंगे बल्कि अच्छे नताइज के हामिल भी होंगे। लेकिन अच्छा आमिर साहब, अभी बहुत से लोग हमें ये कहते तो दिखाई दे रहे हैं कि ये तो पता है कि हुकूमत कब जाएगी, अब इस हवाले से फैसला भी हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से कुछ हतमी नहीं है। इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या खबरें हैं, इतना इब्हाम क्यों है इसमें? जिस तरीके से उजलत में कानून साजियां, इंतखाबी इस्लाहात और बाकी चीजों पे हो रही हैं, ज़ाहिर है जाती हुई हुकूमतें करती हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक बात ज़हन में रख लें कि अगर तो इस हुकूमत ने जाते हुए सीसीआई बुला के अप्रूव कर दिया जो रिजल्ट है मरदमशुमारी का, उसको नोटिफाई कर दिया, फिर तो 4 महीने वाली कहानी आप समझे कि एक बहस बड़ी टिका के कानूनी तौर पे आ जाएगी कि जी पहले नई हल्काबंदियां कर लें और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। और अगर इन्होंने नहीं की और निगरान दौर में ऐसा करने की कोशिश की गई और निगरान दौर में हुआ, तो फिर मैं आपको बताऊं सियासतदान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर एक नई लड़ाई होगी। इसके लिए हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, आज की हुकूमत को अभी से तय कर लेना चाहिए, जिन लोगों से भी बातचीत करनी है कर लें, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और नवंबर से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे कोई जीतता है चाहे कोई हारता है। ये इस तरह का मजाक जब पहले आपने कर लिया, अगर इमरान खान मुल्क की मईशत के साथ खेल रहे थे, मुल्क के मामलात और इदारों में मुदाखलत कर रहे थे, वो बात निभ गई, चल गई, वो भी कट टू साइज हो चुके हुए हैं जब 14 मई के इलेक्शन नहीं हुए थे। तो अब आमिर साहब एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। एक इल्जाम है जो पीटीआई की जानिब से मुसलसल लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी करवा रहे हैं वो नवाज शरीफ करवा रहे हैं, तो क्या जो माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पीछे सिर्फ नवाज शरीफ हैं या फिर पूरी पीडीएम है? वैसे मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ अब करा रहे हैं तो सियासी तौर पे जो कुछ इमरान खान ने 2017, 18, 16 में किया, ये उसका मकाफात अमल है और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनकी सहूलत कार थी। एक अच्छी भली मुंतखब हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले कर रही थी, मैं उसके ऊपर बहस के लिए भी तैयार हूं कि मुझे बता दें कि क्या नुकसान हो रहा था, बल्कि फायदा ही हो रहा था मुल्क का। उसको तबाह किया और ये नतीजे में आज आप और हम सब तबाही का शिकार हैं। अगर नवाज शरीफ उस वक्त भी सख्ती कर लेते, जो कि उन्होंने इमरान खान पे नहीं की, 2014 के धरने पे जिन लोगों ने किया उनके इल्म में था, उन्होंने उनको फारिग नहीं किया। जैसे इमरान खान कहते थे ना, मेरे साथ वजीर आजम ऐसा करता तो कान पकड़ के, मैं वजीर आजम होता और कोई आर्मी चीफ ऐसे करता तो मैं बाहर निकाल देता, लेकिन कर तो वो नहीं सके। वो आज इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ ने बाहर निकल के भी वो इल्जामात या वो इक़दाम नहीं किए जो पाकिस्तान के अपने मुल्क की दिफा के हवाले से, मुल्क की और रियासत की बका के हवाले से नुकसानदेह होते। उन्होंने तनकीद की, जनरल बाजवा पे की, जनरल फैज पे की, और वो भी तब की जब उनके साथ एक बाकायदा एग्रीमेंट किया गया। वो बाहर गए, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि जी वो बीमार थे, वो जरूर बीमार होंगे कागजों में, मैं तो नहीं मानता। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि मुझे एक फोन आया और मेरे एक दोस्त ने कहा कि उड़न खटोला। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास। इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीनी वक्त में नायब वजीर आजम के हमरा 4 वज़रा भी शामिल हैं। चीन के नायब वजीर आजम सी पैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। चीनी नायब वजीर आजम की सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी तय हैं। नायब चीनी वजीर आजम ने सी पैक और पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है। ही लिफेंग सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद में भी मुतहरिक रहे हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान आला सतह के राब्तों का हिस्सा है और दूसरी जानिब गैर मुल्की वफ्द की पाकिस्तान आमद के बायस इस्लामाबाद में 31 और 1 अगस्त को आम तातील की सिफारिश भी कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और गैर मामूली इंतजाम भी किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब भी हम देखते हैं किसी अहम चीनी ओहदेदार का पाकिस्तान का दौरा होता है, सियासी मामलात ख़राब हो जाते हैं, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती है। कल बाजोड़ में भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 43 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना है? कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिन्हें पाक चीन दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है जिसमें 45 लोग शहीद हो गए, तकरीबन 100 के करीब जख्मी हुए हैं। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जबकि चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं 10 साल तकरीबात के लिए शीपैक की। और दुश्मन ज़ाहिर है कि हमारा दुश्मन तो ईस्ट में है, इंडिया है, और उनकी रॉ का एक ही काम है कि वो जितने पाकिस्तान मुखालिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको ये फीड करते हैं, उनको पैसा देते हैं, एमुनिशन देते हैं, टारगेट देते हैं, सहूलतकारी करते हैं। उसमें BLA BLF है, फिर उसके बाद TTP है, फिर दाइश है, देन अल-कायदा भी यूएनओ की रिपोर्ट है कि वो TTP को ट्रेन कर रही है, जो कि ज़ाहिर है कि इन्हीं ममालिक जो है ये इनको सपोर्ट करते हैं, ये वजह है। लेकिन बात ये कि अब पानी सर से गुजर रहा है, हमारी मुसल्लह अफवाज दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, दिन रात इन टेररिस्ट को मार रहे हैं, खुद शहादतें दे रहे हैं। लेकिन इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि फॉर प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर शुड विजिट नाउ। फाइनली उनको चाहिए कि वो जो अफगानिस्तान जाएं, अफगान तालिबान से बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें और उनको बताएं कि पाकिस्तान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू। हर मौका पर, हर जगह पर हमने आपका साथ दिया है, और एक किस्म की हमने आपके लिए सफारतकारी की है। जब अमेरिकन जा रहे थे तो फॉरेनर्स को इवैक्यूएट करने में हमने मदद की, आपका मुकदमा दुनिया में लड़ा। उसके बाद हर किस्म की आपको हम सहूलत करते हैं, पाकिस्तान से गंदम, शुगर, उसके बाद अफगान ट्रांजिट में कभी रुकावट नहीं डालते हैं, तो उनको भी अपनी जो ऑब्लिगेशन पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं पिछले कुछ अरसे में जितने भी अभी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उसमें टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया है? कल हमने देखा कि डायरेक्टली अवाम को टारगेट किया गया, एक सियासी मजहबी जमात को टारगेट किया गया। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन भी आने वाले हैं, इलेक्शन जो मुहिम है या इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो भी इससे मुतासर हो सकती हैं? देखिए, डेफिनेटली उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में किसी हालत में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी करेंगे, इकोनॉमिक तरक्की भी करेंगे। अभी आपके सामने गवर्नमेंट ने और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ने मिल के एक सिम्स को बनाया है, स्पेशल फैसिलिटेशन, जो एक ग्रुप बनाया, काउंसिल बनाई है। सेकंड, आपने जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, लैंड इन्वेस्टिगेशन स्पेशल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है, ये जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क में अफरा तफरी होगी, मुल्क में दहशतगर्दी होगी, तो ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10 दफ़ा सोचता है आने के लिए कि मुझे पाकिस्तान आना कि नहीं आना चाहिए। ये चक्कर है। हम एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी फौज लड़ाका है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे। ये दूसरे मुल्कों को नहीं पसंद। वो चाहते हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करें और आपको थोड़ी थोड़ी आई में वर्ल्ड बैंक से आपको सपोर्ट करते नहीं और हम बस उनकी मर्जी के फैसले करते नहीं। ये उनका डिजाइन है। हमें एज ए यूनिट, ऐसे पाकिस्तानी कौम इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिक्र मैं करना चाहूँगा अब सी पैक मनसूबों के हवाले से, और एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपसे पहले चाहूँगा कि हमने हमेशा से यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो सी पैक था वो स्लो डाउन कर दिया गया, चीनी हुकूमत भी पाकिस्तान से नाराज़ हो गई। आप कंफर्म करेंगे ये ऐसा ही था जो आज भी आजकल हम देख रहे हैं, जो वजीर मुशीर बातें करते दिखाई देते हैं कि चीन हमसे नाराज़ हो गया था? देखिए, आई डोंट बिलीव, बेसिकली ये जाहिर है कि नई हुकूमत आई थी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे दी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी, खास तौर पे करप्शन के बारे में कि जी NHA ने जो सड़कें बनाई हैं सी पैक के लिए उसमें घपले किए हैं। आपको
ऐसी बातें करते हुए 100 दफा देखना चाहिए कि इससे आपका नुकसान क्या होगा, आप किसको नाराज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो उस वक्त भी इसी तरह टेररिज्म चल रहा था और डिले करना चाहते थे, और अब क्योंकि पाकिस्तान ने और ज़्यादा तेज़ स्पीड से काम किया CPEC के ऊपर, तो उसी लिए फिर ज़्यादा हमारी, अब देखें कभी जोब में इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिकन यूनिफॉर्म पहने हुए थे, अमेरिकन हथियार थे, नाइट विंग डिवाइसेस थी, वहाँ से फिर चीफ आर्मी स्टाफ वहाँ से कोयटा से होकर फिर ईरान गए, ईरान जाके उनकी लीडरशिप से बात की कि चलें दोनों ममालिक मिल के अफगान गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे कंट्रोल करने, हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमें साथ साथ अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास हैं जी, ये 3 से 4 मिलियन है, इनको हमें वापस करना है, ताकि इन्हीं में ब्रीडिंग प्लेस भी है, इसी में ही सहूलतकारी भी है, छुप जाते हैं लोग जाके, तो हमें ये सारी चीज़ों को अब एज ए होलसम पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इसका मसला हल हो सके। ठीक है, चीनी नायब वज़ीर आज़म के अगर दौरे की बात करें, इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि CPEC मनसूबों में खुद बड़े मुतहरिक रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई नए मनसूबों का ऐलान भी होगा? बिल्कुल होगा, एक ML1 तकरीबन फाइनल हो गया, उसके इसी हफ्ते में ख्याल में साइन हो जाएगा, जो बहुत बड़ा मनसूबा है कि कराची से पेशावर तक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, वो 1700 किलोमीटर की है, और उसमें 160 की स्पीड पे जहाज ट्रेन चल सकेगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक, तो क्योंकि जिस मुल्क की आपकी ट्रेन सिस्टम अच्छा होता है, गुड्स ट्रेन चलती है, उसमें आपको एक तो शिफ्टिंग और जो गुड्स हैं वो बड़ी सस्ती पड़ती हैं, और फिर उसमें ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, हर चीज़ को देखना है, उससे CPEC के लिए बहुत बड़ा अहम एक माइलस्टोन समझा जाता है इसको। सो काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे यहाँ पर होंगे, देखना ये कि इसकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, जो भी हुकूमत आए जिसको अवाम मैंडेट दे, लेकिन CPEC को हमें किसी हालत में भी साइड पे नहीं करना, हमने इसको लेके चलना है। हमारा ये इकोनॉमिक जंप अप पॉइंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत राहें खुल रही हैं, बलूचिस्तान में बहुत माइंडर मिल रहे हैं। देखें जो सिम में फैसला किया गया, जो हम कहते हैं स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो हमने बनाई है, उसमें यही है कि हमने 1 विंडो ऑपरेशन करने हैं, ज़राअत में, IT में, माइनर मिलन में और डिफेंस प्रोडक्शन में, ये चीज़ों में हमने तरक्की करनी है। और बलूचिस्तान KPK भरा हुआ इन चीज़ों से, तो हमें इसको जितना लेके जाएंगे उतना ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप देखेंगे अगले इंशाल्लाह 10 साल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान का जब मैंने भी ट्रैवल किया तो वहाँ पर देखते हैं कि जो जिस तरह से आपने ट्रेन की बात कर रहे हैं, पंजाब में, सिंध में अगर हम ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो वो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं बेहतर हैं, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, बहुत ही डिप्राइव्ड एरिया हैं ये, यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब CPEC पर काम हो रहा है, जैसे शारा कराक्रम बनाई गई है, कुछ रूट्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्या साथ ही साथ ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर जो एमेनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी बेहतर करेंगे तभी CPEC मुकम्मल तरीके से कामयाब होगा, जहां से भी इसका रूट गुजर रहा है? देखें, ये तो वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा डेवलप करने की जरूरत है, इसलिए कि दुनिया में टूरिज्म से इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, यू कांट इमेजिन जी। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ये टूरिज्म रिजॉर्ट है, इसको जितना हम डेवलपमेंट करेंगे, जितने रास्ते सिक्योर करेंगे, जितनी रोड कम्युनिकेशन ठीक करेंगे, वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करेंगे, उनके लिए वहाँ पर होटल रिजॉर्ट्स बनाएंगे, आई थिंक वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म। और इट शुड बी पार्ट ऑफ जो है स्पेशल जो है फैसिलिटेशन हमने जो कॉन्सेप्ट बनाई है, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसको जरूर इम्प्रूव करें, डेवलप करें। इसके लिए अलग एक आपको मिनिस्ट्री बनानी चाहिए जो टोटल टूरिज्म को फैसिलिटेट करे, दुनिया को अट्रैक्ट करे, और वो पाकिस्तान में दे एक्सप्लोर पाकिस्तान, तो उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत पलता है। जितना इंटरेक्शन होगा उतना इमेज डेवलप करेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से होगा? फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फॉरेनर टूरिस्ट वो किस तरह से आएंगे? जो लोकल हैं वो भी अगर जाते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट की सहूलत नहीं होती, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप कॉल भी जाकर नहीं कर सकते। देखें, जब आप टूरिज्म डेवलप करते हैं तो यू हैव टू, व्हेन यू गो फॉर रिजॉर्ट्स, यू गो फॉर होटल्स, यू गो फॉर ऑल पब्लिक प्लेसेस, रेस्ट रूम अच्छे बनाते हैं और वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इट्स ए नेचुरल ब्यूटी। मैंने वहाँ पर सर्व किया, मैंने रेजिमेंट कमांड किया 12 मैनल जिसके 2 निशाने हैदर हैं, ये मैंने डोमेल सेक्टर में, स्टोर सेक्टर में किए। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू कांट इमेजिन। आप जहाँ मैं था वहाँ पर 200 फ्लावर्स लगते हैं, ये फूल निकलते हैं ये इसमें मई जून जुलाई के बाद जी, और 3-4 महीने का टोटल ये होता है, बाकी फिर बर्फ पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल में 20 फीट स्नो और -20 टेम्परेचर, लेकिन जब आप
ये मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, क्या खूबसूरत लेक्स हैं, कितने खूबसूरत देखने की जगह है। इट्स आउट ऑफ वर्ड। आई थिंक दिस नीड टू बी डेवलप्ड ड्रास्टिकली। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अभी अगर चीन की बात करें, जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की उस वक्त में मदद की है जब कोई भी मुल्क आगे नहीं आया, सरमायाकारी नहीं की, किसी ने कर्जे रोल ओवर नहीं किए, चीन ने पाकिस्तान का कर्जा भी रोल ओवर किया अभी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर का। इस दौरे में आप ये देख रहे हैं कि कुछ दफाई मुआहदे भी होंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान का और चाइना का दफाई जो है मुआहदे, दफाई कोऑपरेशन, ये कंटिन्यूइंग है, ये कभी भी इंटरप्शन नहीं। आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल टू चाइना कि वो हमें साथ इंडिजिनस प्रोडक्शन में हमारी बहुत मदद करते हैं। आपके सामने J-17 थंडर देख लें, फिर उसका नेक्स्ट जो है वर्सन उसकी ब्लॉक देख लें, वो कैसे आ रहे हैं। और अब दुनिया पाकिस्तान से ये जहाज खरीद रही है। आप ये देखिए कितनी बड़ी ये हमारी है। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से डिफेंस प्रोडक्शन का सामान जो है 2-3 बिलियन डॉलर का ले रहा है। तो ये अभी ये फर्स्ट टाइम हो गया और इसमें आई थिंक वी मस्ट गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कि वो ये इन ममालिक से जाके खुद उन्होंने बात की है। और फिर फौज की क्रेडिबिलिटी बहुत है कि वो जो फौज कमिटमेंट करती है, और बाहर के लोग यही चाहते हैं कि जहां भी वो इन्वेस्टमेंट करें फौज की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो एक उनको तसल्ली रहती है कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये हैज टू बी ओवरऑल अभी इसको लेके चलना है। और ये फौज ने तैया किया हुआ, हुकूमत चेंज हो रही है, देखते हैं नेक्स्ट हुकूमत अवाम किसको मैंडेट देते हैं, जो भी आती है, जो फैसले हुए दे मस्ट कंटिन्यू। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप ये समझते हैं कि ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है? अगर जिस तरह दूसरे ममालिक में बहुत मांग है पाकिस्तानी आम की, तो अगर हम बात करते हैं शारा कराक्रम बनाई गई है, इस रूट को आप समझते हैं ठीक तरीके से यूटिलाइज किया गया है? पाकिस्तान उससे बेनिफिट मुकम्मल उठा रहा है ट्रेड करके? देखें, उठा भी रहा है और अब बहुत ज़्यादा उठाएगा, क्योंकि ये रोड जो डेवलप हुई है काशगर से लेके गवादर तक, आई मीन इसमें आप ये देखें ना कि टोटल 8 दिन में काशगर से इन चाइना का काफिला चलता है और 8-9 दिन में वो गवादर पहुंच जाता है। अगर वो बाय शिप आते हैं तो रास्ते में देखें सबसे पहले आता है अरेबियन सी, फिर आता है इंडियन ओशन, फिर आता है मलाक्का स्ट्रेट, फिर आता है साउथ चाइना सी, और उसके बाद इनको कम से कम 90 डेज में इनकी बंदरगाह पे इनका सामान पहुंचता है। 90 डेज वर्सेस 8 डेज। इकोनॉमिक देखिए कितना उनको जंप ऑफ पॉइंट मिलता है। और फिर ये सिक्योर रूट है। वहां पर रास्ते में बहुत ज्यादा अमेरिकन के साथ प्रॉब्लम है, वहां पर ये जितनी वहां पर साउथ चाइना सी के अंदर इनको हैजर्ड्स हैं, यहाँ सेफ रूट से वो जाते हैं और यहाँ से स्ट्रेट अवे वो पूरा मिडल ईस्ट से ऑयल लेके वो पाइपलाइन जाके चाइना ले जाएंगे, जो पाकिस्तान में फिर है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बूम आएगा। तो इस लिहाज से ये सारी चीजें कंटिन्यू कर रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर होनी चाहिए, ताकि हम अपना मनसूबा भी कामयाब करें। लेकिन उसकी कुंजी जो है ना वो है कि अफगानिस्तान हैज टू बी स्टेबल, अफगानिस्तान हैज टू बी पीसफुल। और यही दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि अफगानिस्तान पीसफुल हो गया तो हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रेशन से हो जाएगी, हमारा गवादर पोर्ट बन जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर ट्रेड हारिस नवाज हमारे साथ इन थे। उनका ये कहना था कि चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं और कुछ अच्छी खबरें भी पाकिस्तान को मज़ीद सुनने के लिए मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की, जो कि इस वक्त नॉर्वे में मौजूद है और हमारे शो में भी थे लास्ट वीक, हमने उनसे बात भी की थी। बड़ी भरपूर तैयारी करके गए थे और वहाँ से एक अच्छी खबर यह है कि उन्हें पहली कामयाबी भी मिल चुकी है। कौमी टीम ने फ्रैग ओस्लो क्लब के खिलाफ मैच 11-1 से जीत लिया है। कौमी टीम की जानिब से अहमद रजा ने 4 और फैसल अहमद ने 2 गोल स्कोर किए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे शो में भी आए तो वो बात यही कर रहे थे कि बड़ी मेहनत करते हैं और कोशिशें करते हैं कि जो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम है वो हमें फीफा के इवेंट्स में भी नज़र आए। तो जो स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड टीम है, ये बड़ी मेहनत करती दिखाई दे रही है। कौमी टीम के कप्तान की बात करें तो फैल चनवारी की, उबैदुल्ला की, अदील की, मोहम्मद अली की और अली आसिफ ने इन्होंने एक गोल किया है और बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है इस क्लब को। कौमी स्ट्रीट फुटबॉल चाइल्ड टीम का दूसरा मैच कल ऑल के साथ होगा और काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनत करके गए हैं लड़के और कौमी टीम अपना तीसरा मैच 1 अगस्त को खेलने जा रही है। नॉर्वे में मौजूद हैं। बड़ा ही शानदार ये इवेंट चल रहा है और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की बड़ी ही ज़बरदस्त तैयारी है। 11 गोल्स उन्होंने किए हैं और उसके मुकाबले में सिर्फ ओस्लो क्लब 1 गोल ही कर सका है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टीम के साथ। हम ये चाहते हैं कि इस टीम को सपोर्ट किया जाए और जितने भी इवेंट में इनके मैचेस हैं उनको देखा जा रहा है, कवर किया जा रहा है और लम्हा भला आपके साथ इनकी जो
जीत की खुशी है वो ज़रूर शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मौसमी फल आम के हवाले से, जो कि सबका ही फेवरेट होता है, फलों का बादशाह इसे कहा जाता है। तो एक मैंगो पार्टी हुई है, असदुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। बच्चों को जन्नत के फूल कहा जाता है। यतीम बच्चे दुनिया में पाए जाने वाली सबसे खूबसूरत रूहें हैं। फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में 400 यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत का जिम्मा ले रखा है। इदारे की जानिब से पूरा साल मुख्तलिफ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। इदारे ने मदीन सवात में इन बच्चों के लिए एक मैंगो पार्टी और दीगर तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों ने भरपूर शिरकत की और खूब महसूस हुए। इन बच्चों ने गर्मी भगाने और गर्म मौसम का हल निकालते हुए पानी से खूब खेला। बच्चों और इनकी फैमिली के अफराद ने इस मौका पर समाजी तंजीम के डोनर्स का भी शुक्रिया अदा किया। यकीनन फलाही तंजीम इन बच्चों के लिए इनके वालिदैन की तरह सरपरस्ती कर रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की तबीयत के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। इससे पहले रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी, वो खुशगवार मूड में बात करती रही और घर जाने की जिद भी कर रही थी। अब मेडिकल बोर्ड रिजवाना की तबीयत बिगड़ने का जायज़ा लेगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज जफर ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सेहत के हवाले से अब कैसी हालत बताई जा रही है रिजवाना की? अच्छा जी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, रात से तबीयत खासी बेहतर है और हमने कल जो इसका प्रोसीजर किया उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन इसका थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि ये एक दिन ठीक रहती है और दूसरे दिन फिर एक डिप आ जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, थोड़ी डिसओरिएंटेशन में जाती है। और वो क्योंकि इसकी बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा है सेप्सिस का, जो कि इन्फेक्शन होती है थ्रू ब्लड फिर जाती है, तो इसको हमने एंटीबायोटिक भी चेंज की। बोर्ड ने कल फिर मीटिंग की और हमने 2-3 लोग बीच में और भी ऐड किए। आज हम उसमें चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट भी ऐड कर रहे हैं, कल कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐड हुए, पल्मोनोलॉजिस्ट भी ऐड हुए। तो इस तरह ये कि रोज इसका फिर एक बोर्ड बैठ के कंसेंसस बनाता है, ठीक है, और उस कंसेंसस के साथ फिर इसका ट्रीटमेंट होता है कि कोई चीज ऊपर नीचे ना हो। और जहाँ जहाँ से इमरजेंसी हेल्प चाहिए, हमने जिला हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया था जी, तो वो भी ऑन बोर्ड है। और आप सबसे भी अपील है कि आप भी दुआ करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जैसे आज कंडीशन है या स्टेबल रहे, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो वालिदैन हैं रिजवाना के, वो तो यही खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उसको जहर दिया गया है, तो इस हवाले से कोई टेस्ट किए गए हैं? अच्छा, उसमें क्योंकि हमें देखने में इस तरह के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन क्योंकि वो पेरेंट्स बार बार बोल रहे थे और मीडिया पे भी आके कह रहे थे, तो हमने कल सारी जो एक रेंज होती है टॉक्सिकोलॉजी की, जिससे जितनी पॉइजन टेस्ट होती हैं, वो हमने पंजाब फोरेंसिक लैब में भिजवा दी है। और वो सबसे ज्यादा रेंज करती हैं जो पॉइजन टेस्टिंग है, तो उनको आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिपोर्ट हमें जल्दी भेज दें, तो उससे हमें पता चल जाएगा। कल हमने कोविड का भी भेजा था, क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिचुएशन कोविड टाइप भी थी, लेकिन वो इसका नेगेटिव आ गया। और आज अब देखें वो रिपोर्ट जैसे आती है तो फिर आपका शेयर करेंगे, लेकिन देखने में सच सामने कोई ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पर बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात भी हैं। आपसे इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूं कि जब रिजवाना गया है, अगर आप हमें क्लियर बता सकें कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्योंकि बहुत सी अजीब बातें भी हो रही हैं, हाथ पांव टूटे हुए थे। इस हवाले से मैं कंफर्म ये करना चाह रहा हूं कि आप अगर एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं कि जब लाया गया तो कंडीशन क्या थी, कितने जख्म थे, हालत कैसी थी? लेकिन ये उसकी ये इंजरीज है, ये कोई फ्रेश इंजरीज नहीं थी, ये उससे 4-5 महीने पुरानी इंजरीज थी। और इसमें इसके अल्लाह दोनों साइडों की फ्रैक्चर थी, एक साइड की अल्लाह की अलाइनमेंट है और दूसरी साइड की थोड़ी सी अलाइनमेंट नहीं थी। तो हमने
जब ऑर्थोपेडिक्स वाले जो हमारे एक्सपर्ट थे उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली सर्जरी की अभी जरूरत नहीं है और इसको हमने प्लास्टर जो आप कहते हैं कि वो फ्रैक्चर के लिए होता है वो दोनों साइडों में हमने कर दिया कि ये एक साइड की जुड़ जाए जल्दी और दूसरी की अलाइनमेंट हो जाए तो वो भी जुड़ सकती है और अगर वो ना जुड़ी तो जिसकी इन्फेक्शन ट्रीट होगी फिर उसके बाद उसमें उस साइड की सर्जरी होगी। लेकिन इसका जो सर पे जख्म था जिससे मैगेट्स थे जिससे लग रहा था कि ये कभी वॉश नहीं हुआ कभी मतलब उस बच्चे की हाइजीन भी प्रॉपर नहीं थी या तो उसके पास फैसिलिटी नहीं थी और या वो खुद से हाइजीन प्रॉपर रख नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब कल आपने 2 कार्डियोलॉजिस्ट बल्कि जिन्ना अस्पताल से बुलाए थे तो जो आप बता रहे थे कि हार्ट रेट ऊपर चला जाता है उसकी क्या सूरत हाल है? वो कल उन्होंने सारा एग्जामिन करके और एक आधी दवाई इसमें ऐड की है जी और उस पर जावेद अकरम साहब से भी हम साथ साथ मशवरा ले रहे हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब खुद भी एक रेनाउंड फिजिशियन है और बच्ची उस लिहाज से अब बेहतर है। कुछ मेडिसिन कल हमने चेंज की वो नई ऐड की और फिर सीएम साहब की भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका टॉप ऑफ द लाइन मैनेजमेंट होना चाहिए वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और साथ में ये कि हम इसके पेरेंट्स का भी हमने ध्यान रखा हुआ है उनका भी रिहाइश का खाने पीने का और क्योंकि वो भी अपसेट है और बच्ची की 24 घंटे एक अच्छी केयर हो रही है आईसीयू में और जहाँ जहाँ हमें जैसे लगता है कि कोई स्पेशलिटी हमारे पास कोई कार्डियोलॉजी नहीं थी तो फिर हमने जिना वालों को रिक्वेस्ट किया उन्होंने कल इसका एको भी किया ठीक है। डॉक्टर साहब सेप्सिस का भी बता दें थोड़ा सा ये क्या है और क्यों होती है जो सेप्सिस कल आपने तशखीस की है कि ये मर्ज है कि जो इनको लाहक हुई है? सेप्सिस तो इस तरह ना जी कि अगर कोई इन्फेक्शन थ्रू ब्लड फैलती है और क्योंकि हर ऑर्गन में वो ब्लड सप्लाई जाती है तो उससे वो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं और इसको क्योंकि जो एक हेड पे इंजरी थी और पीछे से कुछ ब्रूजेस हैं बैक पे और कोई बेड सोर्स भी थे वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुए थे तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन फिर इसके ब्लड में गया। अब हम दिन में 3 दफा उसको डिब्राइमेंट जिस हम अपनी जबान में कहते हैं जो उसकी क्लीनिंग है वो हम साथ साथ कर रहे हैं और एंटीबायोटिक अब हमने और बेहतर ठीक है। डॉक्टर साहब एक लास्ट कमेंट सिर्फ आपसे चाहूंगा कि हम यही सुनते रहे हैं जो सर में उनके जख्म है रिजवाना के उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। एक तो ये जख्म किस वजह से हुए आपको क्या लग रहा है किस चीज के जख्म हैं और बिल्कुल इनको ट्रीट नहीं किया गया अब उनकी हालत कैसी है? जख्म अब बेहतर है जी और नेचुरली वो इंजरी हुई है इंजरी की फिर क्या नेचर है वो क्योंकि ये एक फ्रेश इंजरी नहीं है ठीक है लेकिन देखने में तो ये लगता है कि बच्ची को थोड़ा बहुत कोई मतलब इंजर किया गया या उसे कुछ चोट आई और लेकिन ये कि उसका क्लीनिंग प्रोसेस जारी है वो अब काफी बेहतर है और दिन में 2-3 दफा उसकी ड्रेसिंग भी होती है और उससे हमें उम्मीद है कि वो इन्फेक्शन उसका जल्दी ट्रीट होगा लेकिन ये फ्रेश नहीं है 4-5 महीने अब ये 4-5 महीने कैसे रही ये चीजें पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने वाली। ठीक है बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज जफर हमारे साथ सेशन थे। हमें इस हवाले से मजीद भी ज्वाइन किया है मियां नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ उनसे इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इसहाकदार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Than honey and deeper than ocean, Pacific Ocean. So and highest than the highest mountain. So I'm sure our cooperation will take our partnership both in terms of economic and diplomatic ties in the world, to the further new heights. We always we found support on all international and the domestic issues and the world forums like the UN Security Council, the UN General Assembly and all other forums. Great support from China, our tested great friend. So once again my best wishes for the second branch. I hope that it will not be another 6 years to have a third branch in Pakistan. I hope the time will be shorter, and the bank has done wonderfully well and is a great support to Ministry of Finance and to Pakistan and the people of Pakistan. So let me once again extend on behalf of Prime Minister of Pakistan, on behalf of my cabinet colleagues, on behalf of the officials of the Ministry of Finance,
to Deputy Governor through you and through you to your colleagues and the President of Bank of China, our best heartiest felicitations on this great day when you're opening the second branch. I wish you well. Pakistan-China friendship, Zindabad, and inshallah we look forward to your great progress in the second branch. Thank you very much. बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से इसहाक डार खिताब कर रहे थे। एक बार फिर से बात करते हैं हम रिजवाना के इशू पर ही। मियां नवीद ने भी हमें ज्वाइन किया। नवीद, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, इस तरह से लग रहा था कि किसी को जेल में कैद किया गया था और उस पर अजीब किस्म के जो जुल्म सितम हैं वो ढाए जा रहे थे। बिल्कुल अनवार भाई, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। जितना तशद्दुद किया गया है, कोई ऐसा जिस्म का ऑर्गन नहीं बचा। जिस तरह आपने डिटेल से बात की, बाजू भी फ्रैक्चर थे, फिर जो है वो उसका इन्फेक्शन भी हो चुका है, सर में कीड़े पड़े हैं, जख्मों में सेप्सिस बीमारी बताई, वो इन्फेक्शन से ही सारी फैलती है। उसके अलावा फिर सर के अंदर कीड़े पड़ना, और फिर ये बता रहे हैं कि 4 से 5 माह पुराने जख्म है। फिर उनको तशद्दुद किया, तशद्दुद करने के बाद उनको कहीं दाखिल भी नहीं किया, कोई रिकवरी करने की कोशिश नहीं की। और जिस तरह अभी लवाकिन की जानब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शायद जहर दिया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, पता लग जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और मैं समझता हूँ कि लाहौर के अस्पताल में ला के इन्होंने अच्छा किया। अगर ये कहीं उधर सरगोदा में या किसी दूसरे अस्पताल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलनी थी। यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने तमाम स्पेशलिस्ट जितने भी डॉक्टर थे, इवन आज उन्होंने स्कैटरी के भी कहा कि जी जो बच्चों के स्कैटरिस्ट उनको भी शामिल किया जाए, और कल कार्डियोलॉजिस्ट को भी शामिल कर लिया गया। तो इलाज मुआलजी अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और बेहतरीन इलाज फराम किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बार बार रात भी फैला दी गई थी कि जी शायद खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है। तो इससे थोड़ा सा गुरेज किया जाए, एवं जो सुनी सुनाई बात के ऊपर इस तरह नहीं करना चाहिए। बाल इस वक्त जो है वो इलाज मुआलजी अगर बात करें तो डॉक्टर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से सईद बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे कि केस अभी तक कहाँ पहुँचा है, इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई करी है। सईद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से आने वाले दिनों में कोई गिरफ्तारी का इम्कान आपको दिखाई दे रहा है? देखें, जो तफ्तीश अब तक हुई है पुलिस की जानिब से, FIR के अंदर दफ़ा 328A को भी शामिल कर दिया गया है। और इस दफ़ा के तहत आपको याद होगा कि 2017 में भी इस्लामाबाद के अंदर एक बच्ची के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, और उसमें भी एक जज और उनकी अहलिया के मुलव्वस पाए गए थे। और इसी दफ़ा 328A के तहत ही उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बरकरार रखा गया था। अब इसमें जो FIR है उसके अंदर दफ़ा 328A का इजाफा किया गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 328A जो है वो उस सूरत में लगाई जाती है जब बच्चे पर कोई वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया गया हो। अब जो बच्ची की कंडीशन है, जो अब तक की सूरत हाल और जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई हैं, उससे तो एक बात तो साबित हो चुकी है कि बच्ची के ऊपर काफ़ी अरसे से तशद्दुद किया जा रहा था, और बड़ा वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया गया। उसके सर में कीड़े भी पड़ चुके थे। तो अभी पुलिस इसके ऊपर मज़ीद छानबीन भी कर रही है। इसके अलावा जो जज हैं उनकी अहलिया की जानिब से ये कहा गया कि वो तफ्तीश का हिस्सा भी बनेगी। अब 1 अगस्त तक गालबन उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है, और उसके बाद उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो जब वो शामिल तफ्तीश होगी तो फिर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि 6 माह के दौरान बच्ची को कब और किस वक्त उस पर तशद्दुद किया गया, और अगर तशद्दुद किया गया था तो उसको बर वक्त कोई मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिलवाया गया। क्योंकि एक गफलत तो ये है कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया, और कम उम्री में जो है वो कानून की एक तो खिलाफ वर्जी भी की गई। क्योंकि इस्लामाबाद में जो डोमेस्टिक लेबर कवानीन जो यहाँ पे आयद हैं, उसके मुताबिक जो बच्चे हैं उनकी कम अज़ कम उम्र जो है वो 14 साल या 15 साल होनी चाहिए, और इन कवानीन के तहत उनके ऊपर अमल किया जाना चाहिए था। अब जज साहब जो है वो खुद जब इन कवानीन को रोंद रहे थे, उनके घर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। तो काफ़ी सारी ऐसे इशूज़ हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। जब तफ्तीश में जज साहब की अहलिया जो है वो शामिल होंगी। और सईद, कुछ रोज पहले जब हमारी रिजवाना के वालिदैन से बात हुई है, उसके खालू से बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि उनको बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस भी उनको प्रेशराइज कर रही है कि जी वो जज साहब हैं, आप उनका क्या कर लेंगे, वो आपको गायब करवा देंगे। तो पुलिस इस हवाले से सिक्योर रख रही है उसके अहले खाना को भी?
देखें, ये तो हर जब भी इस तरह का कोई केस, बड़ा केस जो है वो मंजर आम पे आता है तो इस तरह के वाक़यात लाजमी रोनमा होते हैं। अब ये जो वालदैन हैं इस बच्ची के, इनके 10 बच्चे हैं, वालिद जो हैं वो मजदूरी करते हैं, वालदा भी लोगों के घरों में काम करती हैं, तो ये एक गरीब फैमिली है। गरीब फैमिली को अब इसी तरह से जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो केस ना करें। अगर केस उन्होंने कर भी दिया है तो वो उसको आगे परसू ना करें, बल्कि दबाव डालकर उनको सुलह पर मजबूर किया जाए और कुछ ले दे करके मामला जो है वो निपटा दिया जाए। जब 2017 में तैयबा के ऊपर तशद्दुद हुआ था तो उसके वालिदैन को भी इसी तरीके से दबाव का शिकार किया गया, उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आए, केस को ख़राब करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्ची को और उसके वालिदैन को प्रोटेक्ट करे और इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे जो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि चूँकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी है तो यहाँ पर जो कवानीन का इतलाक़ है वो दीगर शहरों की निस्बत बेहतर होना चाहिए। अगर शहर इक़्तिदार के अंदर ही इस तरह के हालात व वाक़यात पैदा हो जाएँ कि किसी बच्ची को एक तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों से घर के अंदर काम लिया जाए, फिर और वो जो जिस घर में हुआ वो भी एक जज हैं, ठीक है, बुनियादी काम ही यही है कि लोगों को इंसाफ फराहम करें और इस तरह के जो कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस लोग हैं उनको कानून के सामने लेके आए। लेकिन अगर ठीक है, सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद से मैं जानना चाहूंगा, नवीद अब जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो खुलकर उन्होंने उस तरह से बात नहीं की। मेडिकली तो ये पता लग जाता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या तशद्दुद किया गया है, अगर सर में जख्म है तो वो पता लग जाता है गिरने से हैं या मारने से हैं, और अगर हड्डियां टूटी हैं वो गिरने से टूटी हैं या फिर मारने से टूटी हैं। डॉक्टर साहब तो नहीं खुलकर बोल पा रहे थे। वो एक सरकारी ओहदे पर लगे हैं और आगे से जो इस केस का है तो वो भी आपको पता है कि एक जज है, तो एक सरकारी ओहदे के ऊपर बंदा ज़ाहिर खुलकर बता नहीं सकता। हम ऑफ द रिकॉर्ड तुम्हारे सारे डॉक्टर बताते हैं कि ये जो है टॉर्चर किया गया और जिस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, की बिल्कुल चोट नहीं है, कीड़े पड़ जाना, मारना, तो ये बिलाशुबा यकीनी तौर पर ये तशद्दुद टॉर्चर है और ये बदतरीन टॉर्चर किया गया जो जिसकी हर लिहाज से मजम्मत बनती है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब देखना होगा कि पहले भी इस तरह के कई केस आए लेकिन होता कुछ नहीं है। और लेकिन हम यही देखते हैं कि जो जंगी जराइम में भी मुलव्विस होते हैं उनके साथ भी ये सलूक नहीं किया जाता। तो जो जज साहब हैं, उनकी जो मिसेज हैं, क्या इस हवाले से उनका जो दिमागी मुआयना है क्या वो भी कराया जाएगा? जिस तरह से मजालिम किए गए हैं और जिस तरह से एक अगर जुल्म किया गया है उसके बाद कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। अनवार भाई, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उसके हवाले से हर बंदा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन बदकिस्मती से ये तो पता नहीं किस किस्म की ये फैमिली थी, इतना ज्यादा टॉर्चर, फिर उनको थोड़ा सा भी खुदा तरसी नहीं है उनमें कि इतना ज्यादा मारने के बाद फिर जो है वो कहीं आपने इलाज मुआवजा नहीं कराया। 2-3 गफलत है ना, एक तो ये है कि आपने कम उम्री में घर में मुलाजमा रखी, फिर उसके बाद आपने टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद आपने उसको खुफिया तौर पर घर में रखा 5 से 6 माह। ये 5 से 6 माह पुराने जख्म है और अगर फौरी तौर पर उसको उसी वक्त बार वक्त इलाज मुआवजा मिलता तो बहुत सूरत हाल बेहतर होनी थी। आप सिर्फ सबसे ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि खौफ में मुब्तला है ये बच्चे, बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरह डॉक्टर साहब कोशिश करें कि काउंसलिंग की जाए, बिल्कुल, कभी वो ठीक हो जाती, कभी वो खौफ में मुब्तला है, जिस तरह उसको टॉर्चर किया गया। तो ये खौफ के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उन्होंने शामिल कर लिए हैं, उसके लिए उसकी काउंसलिंग तो कर रहे हैं। ठीक है सईद, हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर बात की है कि बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। अगर कोई वाकया इस तरह का किसी आम शख्स ने किया होता अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, वो गायब होता, उसके घर वालों को उठा लिया गया होता। पुलिस का तो तरीक़ेकार ही यही है कि अगर मुलजिम नहीं मिल रहा तो फिर उसके घर वालों को उठा लिया जाए। तो यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई हमें तो नहीं दिखाई दे रही। सईद से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नवीद, जिस तरह से हम देखते हैं कोई कार्रवाई होती है, पुलिस फ़ौरन एक्शन ले लेती है, लेकिन जब कोई सियासी असर रसूख रखता है या कोई अपना सरकारी असर रसूख रखता है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई होते नहीं देखते। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। अच्छा अनवार भाई, इसमें बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन एक बात आप इसमें नोट करें कि अभी तक सिर्फ मजम्मत की जा रही है थ्रू प्रेस रिलीज। जनरल अस्पताल में अभी तक ना तो निगरान वज़ीर आला पंजाब पहुंचे हैं, निगरान वज़ीर सेहत ज़रूर गए, उन्होंने जाके देखा है, लेकिन जितना बड़ा केस है यहाँ पर तो निगरान वज़ीर आला को खुद जाना चाहिए और यहाँ पर जाके ऐलान करना चाहिए कि जी इंसाफ फराहम किया जाएगा। लेकिन अभी तक मासवा एक बड़ा जो सियासी लीडर जिसको अपना
जो जमात इस्लामी के हैं सराजुल हक साहब, वो वहाँ पर गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी सियासी शख्सियत अभी तक यहाँ पर नहीं गई जो जाके यहाँ पर मजम्मत करे, यहाँ खुलकर कहे कि जी हम इनके साथ हैं। ना यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब निगरान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी जितना बड़ा इस वक्त केस है उनको आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर उनको ऐलान करना चाहिए। क्या इंतजार किया जा रहा है कि जो एक मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसकी बेस पर फिर क्या कोई पुलिस कार्रवाई आगे हतमी कार्रवाई जो है फिर कर सकेगी? पुलिस की जो हतमी कार्रवाई, तो अब इससे ज़्यादा क्या मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है? वो फांसी ज़मानत, तो वैसे हमारा कानून ये है कि वो तो 302 का जो मुलज़म होता है वो लेके चला जाता है, जिसने बंदा मारा होता है सरेआम, उसको फांसी ज़मानत मिल जाती है। ये तो कानूनी बात है कि फांसी ज़मानत मिल गई है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आकर इनके साथ खड़ा हों और बताएं आके कि जी इनको इंसाफ मिलेगा, तो फिर ठीक है। सईद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, जिस तरह से मैं पहले भी आपसे सवाल कर रहा था कि बहुत से सियासी रहनुमा हैं जिनकी अब स्टेटमेंट भी इस हवाले से सामने आई है, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर बात की, उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, पुलिस को अगर कोई मतलूब होता है तो वो नहीं मिल रहा होता तो उसके घर वालों को उठा लेते हैं, पुलिस का तो यही तरीक़ेकार है। इस केस में हम ऐसी कोई तेज़ी नहीं देख रहे। देखें, पुलिस का जो कानून का जो इतलाक़ करती है वो शायद स्टेटस देख के करती है। गरीब आदमी के घर पर तो चादर और चार दीवारी को भी रौंद दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आए एक बड़े मुलजिम की तो वहाँ पर शायद पुलिस भी बड़े एहतियात से कदम उठाती है। अब ये जो मज़कूरा जज साहब हैं, इनके बारे में ये इतलात हैं कि यहाँ ये जुडिशल अकेडमी में तैनात थे जो दीगर जजेस की तरबियत के लिए जहाँ पर उनकी तरबियत की जाती है, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, लेकिन ये जज साहब दूसरे जजेस की तरबियत गालबन कर रहे थे और उनके अपने घर के अंदर एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा था और गालबन बल्कि यकीनन उनको इस बात का इल्म होगा क्योंकि गुज़श्ता कई माह से ये सिलसिला चल रहा था। और अगर बच्ची को ये मान भी लिया जाए कि उसको किसी किस्म की कोई चोटें आई थी, तब भी उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेके जाना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि बच्ची को अस्पताल भी नहीं लेके गया तो इससे यही समझ आती है कि एक मुजरिमाना गफलत का जो है वो मुजाहरा किया गया है, ताकि अगर बच्ची को अस्पताल लेके गए तो मुमकिन तौर पर उसके ज़ख्मों को देख के डॉक्टर पुलिस को मुतला कर सकते हैं और उस तरह उनके लिए मज़ीद आगे मसाइल खड़े हो सकते हैं। जहाँ तक बात है सियासतदानों की, तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को इस पर मजम्मत करने की बजाय कवानीन को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं उसके मुताबिक जो चारों सूबे हैं, इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर कवानीन मुख्तलिफ हैं। बच्चे की मुख्तलिफ कवानीन के अंदर तारीफ़ मुख्तलिफ की गई है, उसकी उम्र का तयन मुख्तलिफ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कम उम्री की जो हद है वो 12 साल रखी गई है, पंजाब के अंदर 14 साल है, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में भी चाइल्ड लेबर कवानीन तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस शख्स ने इस बच्ची को जज साहब के घर पहुँचाया था उसको अरेस्ट कर लिया गया था। चाइल्ड लेबर कवानीन का इतलाक इस बच्ची के वालिदैन पर भी होगा और जज साहब पर भी होगा, ये एक अलग केस भी बनेगा उन पर। जी बिल्कुल होना चाहिए। जब तक हम किसी केस में किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, मुआशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहेंगे। अब जैसा कि 2017 में इस्लामाबाद के अंदर ही तैयबा तशद्दुद केस सामने आया था, तो उसमें जज और उनकी अहलिया को 3 साल की सज़ा दी गई और जज साहब को नौकरी से भी बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी उस सज़ा को बरकरार रखा गया, लेकिन ये सज़ाएँ भी कम हैं। अब जैसे इस बच्ची की हालत है कि बच्ची के सर में कीड़े पड़ चुके थे, खुदा न खास्ता उसकी वफ़ात भी हो सकती थी, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तो बाकायदा नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड मौजूद है, जिसका काम ही बच्चों की जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन उसके बावजूद कवानीन के अंदर जो है वो हम ऐसा देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के सुकम मौजूद हैं। अब चूँकि 18वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है तो उसके बाद ये सूबों के पास सईद, आप ये देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो न्यूट्रल होकर अपना काम कर रही है या फिर वो जो एक कहावत है कि गोंगलों से बट्टी झाड़ी जा रही है बस? देखें, अब तक जो आईजी इस्लामाबाद है उनके तर्जमान की जानिब से जो वजाहत इस हवाले से सामने आई है, उनके मुताबिक कि वो इस पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करेंगे और जो जज साहब हैं उनकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर वो पुलिस तफ्तीश के अंदर ताउन नहीं करते तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा। अब देखना ये है कि उनकी जब जमानत ख़त्म होगी तो उसके बाद वो पुलिस तफ्तीश में शामिल होती है या नहीं, लेकिन उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया वो यही है कि जो जज साहब है उनकी अहलिया पुलिस तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेंगी। अब जब वो शामिल तफ्तीश होगी तो फिर इस पर मजीद पेशरफ्त सामने आएगी कि बच्ची के ऊपर वाकई तशद्दुद किया जा रहा था या उसके ऊपर उसके साथ कोई हादसा पेश आया था, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से
से उसको ये जख्म आए थे और उसकी जो है वो बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। ठीक है, सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मियां नवीद भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नवीद, हम देखते हैं जब भी कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें बड़ी एक्टिव हमें दिखाई देती हैं। जो औरत मार्च की तंजीम है वो सिर्फ हमें औरत मार्च के दिन पर ही नज़र आते हैं। अब ये भी एक बच्ची का मामला है, एक औरत का ही मामला है। आप किस तरह से देख रहे हैं? एक हम देखते हैं कभी कैंडल्स जलाई जाती हैं जाकर, कोई हॉस्पिटल अभी पहुंचा हो, कोई लिबर्टी चौक पर हमने कोई ऐसे मनाजिर देखे हों, कोई एहतजाज इसके खिलाफ किया गया हो? अभी तक तो ऐसा कोई हमने नहीं देखा है। हम मीडिया के जरिए अगर किसी को लाइन पर ले लें तो यहाँ पर मजम्मत कर दी जाती है। इस बच्ची के हवाले से ख़ास तौर पर कहीं कोई एहतजाज नहीं किया गया, या फिर अगर देखा जाए मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोगों ने किया है जी। लेकिन बाकायदा तौर पर जिस तरह निकलना चाहिए था, और जो जितनी भी ये तंजीमें हैं जो कि जब इनका दिन होता तो फिर तो ये बड़े मुतहरक होकर निकलते, लेकिन इस बच्ची के हवाले से बदकिस्मती से अभी तक उतना इन्होंने नहीं उठाया इशू। और दूसरा ये कि अभी आपकी सही से बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि बच्ची ने खुद स्टेटमेंट भी दे दिया, अगर आपने भी टीवी पे सुनी होगी, कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो इससे ज़्यादा फिर आप एविडेंस क्या चाहिए? क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक है। सईद, आपने कुछ ऐसा देखा कि जो तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, औरत मार्च की एक तंजीम है, इस हवाले से कोई एहतजाज सामने आया हो, या फिर स्टेटस देखकर ही एहतजाज करती हैं सारी तंजीमें भी? देखिए, वही बात है कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल ग़ालिबन इस्लामाबाद में एक नूर मुकद्दम कत्ल केस सामने आया था, तो उस पर हमने देखा था कि ये जो सिविल सोसाइटी की या जो औरतों के हकूक़ के हवाले से जो तंजीमें हैं उनका भी जो मौक़िफ़ था वो तकसीम हो गया था। उसकी वजह ये थी कि वो जो जिस शख्स ने कत्ल किया नूर मुकद्दम का, वो भी एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। तो वहाँ पर जो हमारे इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनका आधे लोग थे वो नूर मुकद्दम के हक़ में उसको इंसाफ फराहम करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जबकि कुछ लोगों की सपोर्ट जो है वो कातिल के साथ भी थी। तो इस तरह का स्टेटस जो है ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर के इस तरह के हालात व वाक़यात के अंदर भी जो मुतासरीन होते हैं उनके साथ भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। अब देखें कि जैसे अभी ये इतलात भी हैं कि फैमिली के ऊपर दोबारा से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस वाक़े के ऊपर सुलह कर लें, कुछ जो है वो ले दे करके इस मामले को जी में मुमकिन हो सकता है जब एक जो फ्रीक हो वो ताकतवर हो और दूसरा। ठीक है, सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद, हमने हमेशा ये देखा जब भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं, कुछ सेटलमेंट हो जाती है, प्रेशराइज कर दिया जाता है। जिस तरह से उसके वालिदैन का भी बयान हमने देखा, उसके वालिद का, उसके खालू का, कि मुसलसल हमें प्रेशराइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको गायब करा दिया जाएगा। लेकिन उमर भाई, सबसे बड़ी वजह इसकी तो ये है कि गुर्बत। देखिए, इसको 15,000 रुपये मेरा मुहाना रखा गया था, तो 15,000 क्या है? उनके हालात कैसे होंगे, किस मजबूरी में उन्होंने इसको नौकरी पर रखा होगा। तो एट द एंड जब उनको पता लगता है कि इंसाफ तो पाकिस्तान में है नहीं, और जब उनको पता लगता है कि इंसाफ नहीं मिलना, तो लोग फिर कोशिश करते हैं कि चलो सुलह की तरफ चले जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। कई दफ़ा कई केसेस आए हैं कि जो जितने भी जो इस तरह के बात और लोग उनके खिलाफ अगर केस बनता है, एट द एंड कोई एक आधा केस जो इस्लामाबाद की भी बात बता रहे हैं कि वो 3 साल की सज़ा हुई, फिर उसके बाद नौकरी से भी जज साहब को जाना पड़ा। लेकिन इस केस में तो अभी तक कुछ जज साहब का इस्तीफ़ा ही आ जाना चाहिए था, कोई कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन एट द एंड आपकी बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है कि एक हाइप क्रिएट होती है मीडिया के ऊपर, रोज जो है वो ये हम चला रहे हैं केस। जैसा ही थोड़ा सा कोई और इशू आया और ये केस मीडिया से ओझल हुआ, तो हो सकता है इस केस में जितना प्रेशर है सुलह हो जाए और ये मामला खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच और डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी से मुतालिक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बड़ी ही तेज़ी से फैल रही है और हमारे इर्द गिर्द की ज़िंदगियों को भी मुतासर करना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि अभी तक इस टेक्नोलॉजी से लोग सिर्फ तस्वीरें बनाने का काम ही ले रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों में ये खदशा पैदा हो रहा है कि उनकी मुलाजमतें ख़तरे में हैं। और अब चैट जीपीटी जैसे मकबूल तरीन AI चैट बोर्ड तैयार करने वाली कंपनी
और उनके जो बानी हैं सैम अल्टमैन, उन्होंने इस ख्याल की तस्दीक भी की है। एक इंटरव्यू के दौरान सैम का ये कहना है कि ये दीवानापन होगा कि अगर हम AI टेक्नोलॉजी से खौफजदा मत हों। उन्होंने ये भी कहा है कि यकीनन AI टेक्नोलॉजी से कुछ शोबों में काम करने वाले अफराद को अपनी मुलाजमतों से महरूम भी होना पड़ेगा, लेकिन सैम का ये भी मानना है कि AI के वसी पैमाने पर फैलाव से जो नई मुलाजमतें हैं, नई नौकरियाँ हैं, वो भी पैदा होंगी। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि जो अफराद AI टेक्नोलॉजी से मुतासिर होंगे, तवक्को है कि उन्हें ज़्यादा बेहतर मुलाजमतें मिल जाएंगी। दूसरी जानिब हुकूमतों ने ChatGPT के इस्तेमाल से मुतालिक सार्फिन को ख़बरदार भी किया है। AI पर काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद ज़ाहिर करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और किसी को भी अपनी जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुछ मुलाजमतें यकीनन ख़त्म हो जाएंगी। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका में 7% मुलाजमतों में इंसानों की जगह AI सिस्टम ले सकते हैं, जबकि 63% मुलाजमतों में AI टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ मिलकर काम करेगी, जबकि 30% शोबों पर कोई भी असर मुरतब नहीं होगा। इसी तरह दुनिया भर में जो अगले 10 साल हैं उसमें 7% सर्विसेज और अशिया की तैयारी में AI टेक्नोलॉजी का अमल दखल भी होगा। AI आर्टिस्ट डॉक्टर श्वेत सातत ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते रहे, तो जहानत के मैदान में कैसे आए? जी अनवार, बहुत शुक्रिया आपका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली तो मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो नेफ्रोलॉजिस्ट का है, गुर्दों का डॉक्टर हूँ मैं, मगर उसके साथ साथ AI बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके शुरू से ही एक शौक था और उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरह से लिया जा सकता है। पुराने अदवार में आपको एक आइडिया होगा कि अबू अली सीना का जब वक्त हुआ करता था तो एक के साथ मुख्तलिफ स्किल्स के अंदर महारतें हुआ करती थी, डॉक्टर भी हुआ करते थे, मुअल्लिम भी हुआ करते थे। फिर वक्त आया स्पेशलाइजेशन का, फिर आपने देखा कि फोकस किया गया कि यार आपने स्पेशलिस्ट बनना है वन फील्ड एंड देन बी परफेक्ट एट दैट फील्ड। अब वक्त आ रहा है मेरे नजदीक मल्टी डायमेंशनल रोल्स का गेम, और आपको एक फील्ड में सिर्फ रहना काफी नहीं होगा, आपको साथ अपने आप को स्किल करना पड़ेगा और इस तरह की चीजों के अंदर जो अब बेसिकली दुनिया के अंदर आ रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी थॉट्स। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि फिर मस्नूई जहानत के जरिए इंसानों को गुलाम बनाना मुमकिन है? ये क्या थ्योरी है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। फिलहाल तो मस्नूई जहानत खुद गुलाम है इंसानों की, लेकिन एक थ्योरी दी जाती है कि फ्यूचर में जाके शायद इस तरह हो जाए। मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट इन माय हम्बल ओपिनियन, कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी तक एक चीज मैं इसको कंसीड करूंगा कि उस तरह के लॉज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, एथिकल लॉज या बाइंडिंग लॉज जिन्हें कहा जा सकता है, जिससे बेसिकली फ्यूचर में जाके आप बाउंड्रीज बना सकें। मगर एट द मोमेंट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं इस पर प्रॉपर कानून साजी नहीं की जा रही, क्या देख रहे हैं किस तरह से दुनिया में तब्दीली लाएगी और आने वाले वक्त में ये कितनी खतरनाक भी साबित हो सकती है? क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ डेवलप हुई है दुनिया में, तो जहां उससे बेहतर काम लेने के लिए कोशिश की जाती है वहां बहुत से गलत काम भी सर अंजाम दिए जाते हैं। जी एब्सोल्युटली, और ये हर टूल के साथ हुआ है दुनिया की हिस्ट्री में। तो चाहे आप फोटोग्राफी की बात करें, पेंटिंग की बात करें, अब इसी तरह से सवाल पैदा होता है कि जब पेंटिंग हुआ करती थी तो क्या उससे गलत काम नहीं लिए गए होंगे उस वक्त में? यकीनन सिर्फ टूल का कसूर नहीं होता, टूल को इस्तेमाल करने वाले का कसूर होता है, और उसको कैसे बाइंड करना है ये हुकूमत वक्त या हुकूमतों का यूजुअली रोल हुआ करता है। सो इसमें डेफिनेटली गुंजाइश है, और ये बात हम कर रहे हैं इस वक्त एडवांस्ड वर्ल्ड की, जहां मैं बैठा हुआ हूँ यूके में इस वक्त, और जहां ये टेक्नोलॉजीज बन रही हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका में, वहां पर भी अभी कानून साजी उस तरह से हुई नहीं। तो हम क्या बात करते हैं कि हमारी जो तैयार्स है वहां पर अब ये ख्याल पैदा हो। सो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज रूम कि अब वक्त आया है इसको तराशने का। इसे मैं ट्वाइलाइट जोन कहा करता हूँ, ये एम्बीवैलेंट जोन है इस वक्त। यहाँ आपको पता नहीं है कि AI कितनी पावरफुल हो सकती है, और ये भी पता है कि पावरफुल हो सकती है जी। सो इस जोन में अब जरूरत है कि इकट्ठे हुआ जाए और एक प्रॉपर कानून साजी की जाए कि यार यहाँ तक लिमिटेशंस हैं, यहाँ इसके बाद ये सजाएं हुआ करेंगी और आपके मॉडल इतने पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा अहम पॉइंट था आपका। एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, फिर आपके भी आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त
ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया है। 100 इंडेक्स 47,992 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। काशिफ मुनीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें मजीद अपडेट करेंगे। काशिफ, 47,992 पॉइंट्स मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये शायद पहली बार ही हुआ है काफ़ी अरसे बाद। देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी का सिलसिला है वो जारी है। IMF प्रोग्राम के बाद अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जो है वो रिकॉर्ड तेजी दिखाई है। पहले 46,000 की नफ्सियाती हद, फिर 47,000 की नफ्सियाती हद अबूर की है। खित्ते में बेस्ट जो है वो परफॉर्मिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का भी जो है वो एजाज हासिल किया है। आज भी सूरत हाल है कि 100 इंडेक्स में जो है वो तेजी का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स में जो है तकरीबन जो है 900 पॉइंट के करीब जो है अब तक इजाफा हो चुका है। और जो 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकार है उनकी जानिब से जो है वो सरमायाकारी में जो है वो तेजी दिखाई जा रही है। ऑयल सेक्टर में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो खरीदारी हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज 48,000 की नफ्सियाती हद को भी जो है वो अबूर कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे, डॉक्टर शुएब सादत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि जो लोगों का रोज़गार है वो ख़त्म होगा या कम हो जाएगा, जिस तरह से आपने भी बात की कि अब लोगों को मज़ीद स्किलफुल होना पड़ेगा। जब भी हम देखते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह की बातें होती हैं। अली बाबा के बानी है जैकमा, उन्होंने भी ये कहा कि जब इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, बिजली आ रही थी, उस दौर में भी ये बातें की जाती थी कि जो रोज़गार है वो लोगों का ख़त्म होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अरसे के लिए कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, फिर लोग उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। जी अनवार, एक तो ये है कि जो मजमूई डायरेक्शन है हमारी कौम की, ये एक अच्छी बात है कि एक बेइंतहा यंग पॉपुलेशन है और जो हमेशा चाहती है कि लर्न करे नई चीज़ें। और आपने अली बाबा की बात की, अब ये स्टॉक एक्सचेंज की आपकी मैं खबर सुन रहा था, अब इसके अंदर भी यही जरूरतें आ रही हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे जो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए हमारी यंगस्टर्स का, हमारी यूथ का, कि बजाय इसके कि खौफज़दा हो जाएं और एक कोने में होकर बैठ जाएं कि भाई अब क्या होगा और इससे क्या क्या हो सकता है, इसको सीखना शुरू कर दें। क्योंकि फ्यूचर में जाके वो टूल्स तब्दील हो जाएंगे, आपके गोल वही रहेंगे। आपने अचीव करना है स्टॉक एक्सचेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस, आपने लर्न करनी है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने अचीव करना है एक बेहतरीन आर्टिस्टिक जो एंडेवर परफॉर्मेंस, आपने लर्न करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपसे कई गुना ज्यादा तेज सोच सकती है ये चीज। जो मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मल्टीपल आपसे ज्यादा पावर और एबिलिटी रखते हैं। अब आपके हाथ में ये स्किल होना चाहिए कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन से मॉडल को किस वक्त। अब इसमें भी दो स्किल्स आती हैं अनवार, एक वो जो मॉडल तख्लीक करते हैं और एक वो जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो फोकस है अमूमन अपने जो भी सुनने और सामीन के साथ, वो ये होता है अमूमन कि आप बेशक आपको लर्न करना, आप बनाना ना सीखें मॉडल्स को, आप उनको इस्तेमाल करना सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे ठीक है डॉक्टर साहब, मैं स्पेसिफिकली आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। एक सियासी जमात है, उनके हवाले से भी इससे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो उनकी सियासी साख को या ज़ाती ज़िंदगी को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार मौजूद है, कोई ऐसा फोरेंसिक तरीका मौजूद है कि पता लगाया जा सके कि कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियो AI के थ्रू बनाई गई है? जी, सितम ज़रीफ़ी है, मगर ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है, ये हर जगह होता है, ये दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह के टूल्स डेवलप किए जाते हैं AI को इस्तेमाल करके ही, जो डिटेक्ट कर सकें फेक या AI प्रोड्यूस्ड वीडियो या इमेजेस। सो वो टूल्स भी बन रहे हैं, उसकी आप फिक्र ना कीजिए इंशाल्लाह। जैसे जैसे साथ साथ तरक्की हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। तो जहां एल्गोरिथम्स बना रहे हैं ये चीजें और वहां इसको डिटेक्शन एल्गोरिथम्स कहा जाता है, ठीक है, वो भी बन रहे हैं। सो जरूर इसका हर चीज का तोड़, अब हैकिंग आती है, साइबर सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, तो क्या उसका तोड़ मौजूद नहीं है? उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए साइबर सिक्योरिटी का, देन यू कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ हैकिंग अटैक्स। सो वो दोनों तरफ चीजें मौजूद होती हैं। अब ये और बात है कि तवज्जो किस पे दी जाए। ठीक है, अच्छा, हमने सोशल मीडिया पर आपकी कुछ बनाई हुई AI तस्वीर देखी हैं जो बहुत मशहूर शख्सियात के बारे में, तो ऐसी तस्वीर बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये इस फील्ड के अंदर इंटरनेशनली तो बड़ा काम हो रहा है और उस पे इमेज जनरेशन एक है एस्पेक्ट, अब वो पुराना हो चुका है।
अब वीडियो जनरेशन पे आ गई है बात, और उसमें भी बहुत लेटेस्ट कटिंग एज चीजें आ रही हैं जो पिछले 1-2 महीने में या हफ्तों में कह सकते हैं रिलीज हुई हैं। मेरा ख्याल इस तरह आया कि दुनिया भर ये चीजें बना रही है, वो अपने हीरोज को रिवेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस, और हम लोग क्यों नहीं ये कर सकते। और ये बेसिकली ये एक छोटा पार्ट है जिसका मैं करता हूँ। मकसद मेरा ये था कि लोगों को तस्वीरें नजर आती हैं, शायद वो इंस्पायर हो, देखें सीखें कि यार किस तरह से की जाती है ये चीजें, लेकिन बड़ी पिक्चर इसकी और है कि आपने बहुत सारी चीजों में सीखना है। सिर्फ तस्वीर बनाना नहीं होता एआई के अंदर, ऑडियो भी होती है तस्वीर एआई के अंदर। अब जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस की आपने बात की, ये भी एआई से इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, वक्त की कमी है, कि अगर किसी ने एआई आर्टिस्ट बनना है आज, वो किस तरह से अपने सफर का आगाज कर सकता है आपकी तरफ? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। जी नहीं, मैं तो खैर शौकिया तौर पे आया हूँ, प्रोफेशनली तो मैं नहीं करता ये, लेकिन ये है कि अगर किसी ने प्रोफेशनली करना है तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं इसको। मोर इम्पोर्टेंटली एक्सपेरिमेंटेशन। मैं अपना भी एक कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे बहुत लोगों ने इसको आपकी तरह अप्रिशिएट किया है, तो मैं एक कोर्स भी बना रहा हूँ छोटा सा, और आइडिया यही है मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेट रहें। उसके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एआई आर्टिस्ट डॉक्टर शुएब सादत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के हवाले से, जिन्होंने मुल्क भर की पुलिस को नाको चने चबाए हुए हैं और कोई भी उनसे महफूज नहीं है। लेकिन अब एक गैंग को मारने के हवाले से सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों में ही मुकाबला जारी है कि अंधड़ गैंग को किसने खत्म किया है। लेकिन जिसने भी खत्म किया हो, अवाम के लिए सुख का बाइस बात ये है कि ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंधड़ गैंग मारा, पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस शायद इस बहस में पड़ गए हैं, लेकिन ये बहुत एक अच्छी खबर है। देखिए, इस तरह के बहुत से गैंग मौजूद हैं और अपने नाम भी बदल लेते हैं। कभी वो बोसन गैंग बन जाते हैं, कभी इनर गैंग बन जाते हैं, कभी वो छोटू गैंग बन जाते हैं, कभी लुंड गैंग बन जाते हैं, कभी किसी और नाम से आ जाते हैं। गैंग चलते रहते हैं, पुलिस ये सारा काम करती रहती है, पुलिस की कार्रवाइयां जारी रहती हैं। कभी वो पसपा हो जाते हैं, कभी पुलिस पसपा हो जाती है। अक्सर वो बेशतर पुलिस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि वो वहां से भी लेती है, सरकार से भी लेती है, और डाकू के साथ भी अपने ताल्लुक को बरकरार रखती है। और इसमें मीडिया जो कुछ भी करता रहे, लेकिन कभी भी ये गैंग खत्म नहीं किए जाते, खत्म नहीं हो सकते, इसलिए कि इनको खत्म करना मकसूद ही नहीं होता है। और इदारे जो हैं इनके वो अपने कारोबार समझते हैं। डाका जनी इदारों का कारोबार है और खौफ फैलाना कारोबार है, और लोगों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना कारोबार है। और इसी कारोबार का नाम जो है वो सरकार होता है, हुकूमत होता है। यही कारोबार चल रहा है, लोगों के अंदर खौफ मौजूद है। कौन सी जगह है आप देखें कि दरियाए सिंध के दोनों तरफ रुझान में, और इधर रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद और रहीम यार खान में कौन सा अमन है? लोग कच्चे के लोग इंतहाई जिल्लत में जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, किसी शख्स की कोई चीज महफूज नहीं है। इधर घोटकी में आ जाएं, घोटकी में कौन सी चीज? लगारी साहब, बिल्कुल आपका खुद इस इलाके से ताल्लुक है, आप बहुत बेहतर जानते हैं इस हवाले से। तो आपको लगता है जो आईजी पंजाब दावा कर रहे हैं कि 60,000 एकड़ जो रकबा है उसको क्लियर किया गया है और जो कच्चे के इलाकों में डाकुओं का जोर है वो टूट गया है, तो क्या? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सिंध पुलिस दोबारा से तैयारी करी इनके खिलाफ ऑपरेशन की, तो क्या जो पुलिस की टीम्स हैं, पेट्रोलिंग टीम्स हैं, वो आज़ादाना या इस इलाके में जा सकती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जा भी सकती हैं। तो उनसे मिलने के लिए, दोस्ती के लिए एक आध उनको पता होता है, और उन सारे के सारे लावारिस किस्म के लोग एक जगह साथ जमा हो जाते हैं। उनमें से कोई मार भी जाता है, कोई माता नहीं किया जाता है। डाकू को मारा जाता है तो उनको कोई मसला नहीं होता, उनके लिए एक कारोबार बन जाता है। और इस तरह के 5, 8, 10, 12 डाकू मारने के बाद कहते हैं जनाब हमने सफाया कर दिया। सफाया बिल्कुल नहीं होता है, और ये पर कारोबार है। ये वहां के इदारों का, पुलिस का, सिक्योरिटी इदारों का कारोबार है, धंधा है। उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? ये उनका बहुत बड़ा कारोबार है ये, और अदम तहफ़्फ़ुज़ ही तो उनका कारोबार है। तो लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, कितना अनफॉर्चुनेट है ये कि 75 साल बाद भी आज पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जो नो गो एरियाज हैं, सिर्फ आम आवाम के लिए नहीं बल्कि हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। और फिर जब हम सुनते हैं कि सियासी लोगों को भी पुष्टपनाही ने हासिल है, कबाइल सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, अपना वोट बैंक कायम करने के लिए इन पर हाथ नहीं डालने दिया जाता।
नहीं, ये तो कॉलोनियल दौर से यहाँ पर पाले जाते हैं लोगों को, बाकायदा पाला जाता है। कॉलोनियल दौर में भी ये हुआ है कि यहाँ पर डाकू बाकायदा उनकी पाले जाते थे और मिलकर जागीरदार और जो है वो सरकार, अंग्रेज सरकार इनकी बाकायदा परवरिश करती थी ताकि लोगों के अंदर खौफ फैला रहे, लोगों के अंदर जो है सरकार की हुदूद को, कयूद को, कवानीन को कोई भी चीज चैलेंज करने के लिए कोई ना आए कि जनाब आप हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आप हमें ये जो है जिंदगी और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तो तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम करने के लिए इनकी बाकायदा पुष्पनाई की जाती है। कहाँ है वो? मुझे आज तक पता नहीं चला है। कोई छोटू गैंग पर केस चला है, मुकदमा चला, वो छूट गया, वो जेल में है, वो रिहा हुआ है, क्या चीज है कुछ नहीं पता चलता है। अब भी कोई गैंग निकाल, गैंग का सफाया कर दिया, फिर निकल आता है। फूलन देवी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। भाई ये आपके सामने की बात है, कौन से ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में भी यही होता है। क्या होता है तो फूलन देवी जिसने आकर हथियार डाले थे, उसके बाद वो जो जिसके जमाने से पूरा यूपी सीपी ये पूरा का लड़ता था उसके नाम से, तो बाद में वो पार्लियामेंट में बैठी हुई थी, उसकी इज्जत और एहतराम से ले जाया गया और जाकर उसको वो दी गई। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें ये हमारे यहाँ जो लोग हैं, बाद में आप देखेंगे कि ये अप्रूव डाकू जो है वो बैठे होंगे आपके पार्लियामेंट में भी, इदारों में भी बैठे होंगे। ठीक है, तो लगारी साहब आपको क्या लगता है फिर इसका हल क्या है? अगर सियासतदान भी इसका हल नहीं चाहते, जो कबायली सिस्टम वहां पर मौजूद हैं वो इसका हल नहीं चाहते, आपस की उनकी लड़ाइयां भी हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में, वहां पर पुलिस वाले भी मरते हैं, फिर भी शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को होश नहीं आ रहा, हुकूमत को होश नहीं आ रहा। जब अवाम दोस्त ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तंजीमें होती हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, वो रिजिस्ट करती हैं। हमारे यहाँ इन तमाम का सफाया कर दिया गया है। अब इक़्तिदार परस्त लोगों के ग्रोह आ गए हैं और वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को देखते हैं, वो अवाम को नहीं देखते हैं। महंगाई हो रही है उनकी बला से, गुर्बत हो रही है उनकी बला से, चोरियां हो रही हैं उनकी बला से, डकैतियां हो रही हैं उनकी बला से, उनका तो फायदा हो रहा है कि लोगों के अंदर खौफ फैल रहा है। लोग मुत्तहद होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मुकाबले में चैलेंज करने नहीं आ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लाकानूनियत क्यों है, ये डाकाजनी क्यों है, ये दहशतगर्दी क्यों है, ये चारों तरफ खौफ क्यों फैला हुआ है। लोग जब एहतजाज करेंगे, लोग जब बाहर निकलेंगे तो हुकूमत भी महसूस करेगी ना कि जनाब लोग बेजार आ चुके हैं। लोगों के बेजार आ जाने की कुव्वत को खत्म करने के लिए सब कुछ होता है। जी, तो आपको लग रहा है अभी अगर ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाता है, जिस हवाले से उस्मान अनवर साहब भी ये कह रहे हैं कि फिर यहाँ पर कोई तरक्याती तामीराती काम किए जाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, सड़कें बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ये सब बातें करना और इसको अमली जामा पहनाना क्या उतना ही आसान हो सकेगा? जो कह रहे हैं मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूँ। खुदा करे कि वो ऐसा चाहते हो, खुदा करे कि ऐसा हो, खुदा करे कि यहाँ से दहशत का खात्मा हो, खुदा करे यहाँ डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के फंड्स हुक्मरानों की जेबों में ना चले जाएं, खुदा करे। जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो इदारों के पास, इदारों के अफसरान की जेबों में ना चले जाएं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जाहिर है अब तक की सूरत हाल में जब अवाम की कुव्वत मुज़ाहिमत को तोड़ के रख दिया गया है तो क्या बनेगा, आगे आएगा क्या, कौन आकर सामने इसकी बात करेगा? जाहिर है हुक्मरान अच्छी बातें करेंगे। ठीक है लगारी साहब, एक शॉर्ट कमेंट सिर्फ मैं आपसे चाहूंगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इन गैंग्स के नाम सुनते आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? अवाम का मुत्तहद होकर सियासी कुव्वत बन जाना सबसे बड़ा हल है। अवाम मुत्तहद हों और एक सियासी कुव्वत अख्तियार करें, ये तभी हो सकता है। और ये दुमछला पार्टियों ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।